गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोग ओवरी के बारे में पूरा पढ़े थे। अब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। हमने oogenesis पढ़ लिया था, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया था। अब हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन में पहली लाइन आती है कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है। तो हम लोग पढ़े थे, जब फैलोपियन ट्यूब पढ़ रहे थे, यूट्रस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है। वो जो है मेन प्लेस वही होता है फर्टिलाइजेशन का। तो जान लें कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फिजिको केमिकल प्रोसेस है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम लोग oogenesis पढ़ रहे थे तो टर्शरी फॉलिकल तक के पढ़े थे, क्वाटरनरी फॉलिकल नहीं पढ़े थे। क्वाटरनरी फॉलिकल उसी को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो सबसे पहले हम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को देख लेते हैं। जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम देख रहे हैं और बाकियों की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे आउटर लेयर को हम मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं। आउटर लेयर को हम मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं। और उसके बाद मिडिल लेयर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और इनर मोस्ट लेयर जो है जोना पेलुसिडा कहलाती है। तो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, ये तीन लेयर होती हैं। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जब स्पर्म आएगा तो क्या क्या कौन सी लेयर टूटेगी, और वो सारी प्रोसेस देखेंगे कि स्पर्म जब आएगा तो अब क्या होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये स्पर्म है, ये आया। अच्छा, एक चीज और देखना है कि जब सीमेन जो है इजाकुलेट होता है तो सीमेन से जो स्पर्म होता है वो स्पर्म 20 मिनट के बाद यूट्रस को एसेंड करता है, यूट्रस में एसेंड करता है 20 मिनट के बाद। अच्छा, एक चीज और है कि 20 मिनट के बाद वो एसेंड करता है और लगभग 5 से 6 घंटा वो लगाता है यूट्रस तक के पहुंचने तक के, मतलब पहुंचने तक यानी फैलोपियन ट्यूब में 5 से 6 घंटा वो लगा देता है पहुंचने तक। और जो ओवा है, उसका ओवा का जो है जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन की बात करें तो वो होता है 72 घंटा होता है। लेकिन इसकी फर्टिलाइजेशन एबिलिटी केवल 24 घंटा होती है। लाइफ स्पैन तो इतना होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन केवल 24 घंटे के अंदर अगर स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हम एक चीज देखें कि 20 मिनट तो इधर लग गया, 20 मिनट के बाद स्पर्म चलना शुरू किया, यानी स्पर्म मोटाइल हुआ। उसके बाद 5 से 6 घंटा वो लगा दिया अपने पाथ को कवर करने के लिए। और उसके बाद जब 5 से 6 घंटा अपने पाथ को कवर करने तक लगा दिया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, यानी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे आ गया, उसके बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। उसके बाद होता है आखिरी स्टेप, कैपेसिटेशन। आखिरी स्टेप कहलाती है कैपेसिटेशन। गाइस, जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए जो है हमें बहुत शार्ट में समझाना पड़ रहा। कैपेसिटेशन, अच्छा, ये सब नीट के उससे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंटर लेवल के देखें तो सिंपल कुछ चीजें बस याद कर लेना है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना है। नीट के भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेशन। तो एक चीज हम देख लेते हैं कि 20 मिनट लगा जब सीमेन इजाकुलेट हुआ, ड्यूरिंग सेक्स जब सीमेन इजाकुलेट हुआ तो 20 मिनट के बाद स्पर्म एसेंड होना शुरू हुआ, स्पर्म चढ़ना शुरू हुआ, और चढ़ के वो पहुंचा 5 से 6 घंटे में फैलोपियन ट्यूब में, यानी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुंचा। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद ओवा सामने होता है, लेकिन ओवा में फर्टिलाइजेशन नहीं करता, वो 4 घंटा फिर रुकता है, यानी आखिरी स्टेप होती है कैपेसिटेशन। ये वह स्टेप होती है जिसमें स्पर्म पूरी तरीके से मेच्योर होता है, यानी कैपेसिटेशन इज द प्रोसेस इन विच स्पर्म मैच्योरेशन अकर्स फुल्ली। ये चीज होता है कैपेसिटेशन। तो जनरली हम लोग ये देख लिए। अब आ जाते हैं स्पर्म कैसे, जैसे ये स्पर्म है, ये स्पर्म आया। अच्छा, एक चीज है, पिछले लेक्चर में हम लोग स्पर्म के बारे में जब पढ़ रहे थे तो स्पर्म में हम लोग एक्रोसोम पढ़े थे। एक्रोसोम और ये आउटर वाली लेयर थी। जो आउटर लेयर होती है स्पर्म की, उसको गैलिया कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने लिखा नहीं था, सॉरी फॉर दैट, हमने लिखा नहीं था। तो गैलिया जो है उसको कहते हैं, आउटर लेयर को गैलिया कहते हैं।
अच्छा, स्पर्म जब ये पहुंचा तो एक्रोसोमल एंजाइम जो कि न्यूरामिनिडेज है, जो न्यूरामिनिडेज है, हाइलोरोनिडेज है, और आपका एक और है कि जोनालाइसिन। तो न्यूरामिनिडेज, हाइलोरोनिडेज एंड जोनालाइसिन 3 एंजाइम होते हैं जिसको स्पर्म लाइसिन भी कहते हैं, स्पर्म लाइसिन कहते हैं, या हम इसको जो है स्पर्म लाइसिन कहेंगे। और ये एंजाइम सिक्रीट करेगा, एंजाइम जो कि 3 एंजाइम है, न्यूरामिनिडेज, हाइलोरोनिडेज एंड जोनालाइसिन। ये 3 एंजाइम ये सिक्रीट करेगा, और जैसे ही 3 एंजाइम ये सिक्रीट करेगा तो कोरोना रेडिएटा, ये जो लेयर है ये कोरोना रेडिएटा है। आप लोग लिख लीजिएगा, कहां से आप भूल जाएंगे। तो कोरोना रेडिएटा है, ये जो लेयर है ये कोरोना रेडिएटा है। जैसे ही इसने एंजाइम को सिक्रीट करा, अच्छा एक चीज और देख लेना है कि गैलिया जो है, गैलिया परमिएबल होती है, परमिएबल हो जाती है कैल्शियम के लिए, और जब कैल्शियम अंदर को जाता है, ये हालांकि बहुत ही डीपली अगर जिसको पढ़ना होगा वो ये पढ़ेगा, नहीं तो इतने में सारे क्वेश्चन नीट के फंस जाएंगे। तो गैलिया जो है कैल्शियम के लिए परमिएबल हो जाती है, जिसकी वजह से एक्रोसोम, जो एक्रोसोम है वो टूट जाता है, और जैसे ही एक्रोसोम टूटता है तो एक्रोसोमल एंजाइम निकलते हैं, जैसे न्यूरामिनिडेज, हाइलोरोनिडेज एंड जोनालाइसिन। और जैसे ही ये सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं तो ये जो कोरोना रेडिएटा है ये टूट जाती है, कोरोना रेडिएटा टूट जाती है। अच्छा एक चीज और है, ये कोरोना रेडिएटा मेनली टूटती है हाइलोरोनिडेज से। मेनली किससे टूटती है? हाइलोरोनिडेज से। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कोरोना रेडिएटा है ये हाइलोरोनिक एसिड की बनी होती है, हाइलोरोनिक एसिड की बनी होती है, और यही कारण है कि जो हाइलोरोनिडेज है कोरोना रेडिएटा को तोड़ देता है। अब यहां पे समझिएगा कि जैसे ही ये टूटती है, यानी कोरोना रेडिएटा टूटती है, ये तुरंत जोना पेलुसिडा, इसका नाम है, ये जो रेड वाली लेयर है इसका नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा से जाके अटैच हो जाता है और जोना पेलुसिडा को स्पर्म तोड़ देता है, जोना पेलुसिडा को स्पर्म तोड़ देता है। और जैसे ही जोना पेलुसिडा को स्पर्म तोड़ता है तुरंत जोना रिएक्शन शुरू हो जाती है, और यहां पर ये है आपका सेकेंडरी oocyte। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। तो जैसे ही जोना रिएक्शन शुरू होती है वैसे ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल यहां पर बन जाते हैं, बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल यहां पर बन जाते हैं, और जो मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हो गई। क्यों डिपोलराइज हो गई? क्योंकि ये जो स्पर्म है उसने जोना पेलुसिडा को टच कर दिया है, इसलिए डिपोलराइज हो गई मेम्ब्रेन। उसके बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जैसे बनता है, और ये जैसे ही बनता है उसके बाद ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है ये आउटर को जाने लगता है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है इस पर प्रेशर, यानी सेकेंडरी oocyte पर प्रेशर डालता है और ये बाहर को जाने लगता है, बाहर को जाने लगता है। तो मूवमेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, ये क्या है? मूवमेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। और वाटरी फ्लूइड, ये जो जैसे जोना पेलुसिडा है, ये जोना पेलुसिडा है और ये सेकेंडरी oocyte, इसके बीच में वाटरी फ्लूइड रहता है, वाटरी फ्लूइड। जैसे ही डिपोलराइजेशन होता है वाटरी फ्लूइड बाहर को निकलता है, यानी वाटरी फ्लूइड में कंपन सा आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है यहां पर। तो पहले हमने देखा क्या? मूवमेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, और डिपोलराइज तो मेम्ब्रेन हो ही गई थी, जो जोना पेलुसिडा थी वो टूट गई थी, स्पर्म ने उसको टच कर दिया है और वाटरी फ्लूइड बाहर को जा रहा है। अब यहां पर देखिए कि ये जो स्पर्म है वो जो है इसको टच कर गया, यानी सेकेंडरी oocyte को टच कर गया, और जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच करता है वो जितने भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल हैं ये एक एक कोने जाके इकट्ठा हो जाते हैं, ये सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल हैं। अच्छा एक चीज और है, अब बिखरे हुए नहीं है, ये एक एक कोने जाके इकट्ठा हो गए हैं,
और इसने यहाँ पे, तो यहाँ पर अच्छा, और एक चीज और है कि यहाँ पर फाइब्रस स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये प्रिवेंट पॉलीस्पर्मिया। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये जो वॉल है ना, ये काफी मजबूत हो जाती है, वॉल मजबूत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे स्पर्म इसको ना टच कर पाए, जो ओवा है उसको बहुत सारे स्पर्म टच ना कर पाए, तो एक ही स्पर्म ने ओवा को टच किया है। अभी हालांकि ओवा नहीं कहेंगे, अभी इसको ओवा नहीं कहेंगे क्योंकि बीच में रुकी हुई स्टेज है, लेकिन सेकेंडरी oocyte को जो है एक ही स्पर्म टच किया है, तो इसकी वजह से ये जो लेयर है ये थोड़ा टफ हो गई है, इसकी वजह से बहुत सारे स्पर्म अंदर अब नहीं आ पाएंगे। एक चीज ये समझना है, तो ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाता है, यानी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब ये फर्टिलाइजेशन होगा, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, यहां पर देखिएगा जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, तो ये फुल स्पर्म चला गया, और इसकी जो टेल है ना, स्पर्म में टेल थी, हम लोग पढ़े थे पिछला, तो जो टेल थी ना वो गायब हो गई, और स्पर्म एंट्री कर गया, अंदर को आ गया, स्पर्म अंदर को आ गया, तो फुल स्पर्म यहां पे आ गया। अब एक चीज देखिएगा, कहीं भी और सारे स्पर्म अब अंदर को नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद जो स्पर्म है वो यहां पर रुकेगा, यानी सेकेंडरी oocyte में आ गया है, स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte में आ गया है, लेकिन अभी वो जो है वो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, यानी आपस में न्यूक्लियस का मैचिंग नहीं हुई है। अब क्या करेगा, जो अनटेल्ड स्पर्म है वो 180 डिग्री पे डांस करेगा, यूं समझ लेते हैं 180 डिग्री पे डांस करेगा। हम लोग बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आप कोई भी फर्टिलाइजेशन जिसे पढ़ रहे हैं किसी भी बुक से ना पढ़िएगा, क्योंकि नीट के सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। तो 180 डिग्री पर यह डांस करता है, ये जो स्पर्म है जो कि अनटेल्ड है 180 डिग्री पे डांस करता है, तो यही, और डांस करते करते यहां पे जाता है, तो ये पाथ ऑफ पेनिट्रेशन, इसी को कहते हैं कॉपुलेशन पाथ। यहां पे आ गए कॉपुलेशन पाथ। अब जैसे ही कॉपुलेशन हो जाएगा तो मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि अब यहां पे क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। एक चीज और है कि यहां पे पोलर बॉडी बन गई है, पोलर बॉडी हम लोग पढ़ रहे थे जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis पढ़े थे, तो फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी वहां पे पढ़े थे, यहां पर पोलर बॉडी बन गई है। अब यहां पर जब कॉपुलेशन पाथ ये सारी चीजें हो गई तो जाइगोट बना। अब जाइगोट 2n नेचर का है, जाइगोट तो 2n नेचर का होगा क्योंकि n नेचर का आपका ओवा और n नेचर का स्पर्म, तो 2n नेचर का जाइगोट बना। अब यहां पर ये जाइगोट ये बन गया। अब ये जाइगोट जाएगा कहां पर, एक चीज और हमने पढ़ा था कि जो फंडस वाला पोर्शन होता है और उसकी जो एंडोमेट्रियम होती है वही मोस्ट प्रोबेबल प्लेस फॉर इम्प्लांटेशन था। मोस्ट प्रोबेबल प्लेस फॉर इम्प्लांटेशन फंडस पार्ट था जिसका एंडोमेट्रियम था, ठीक है। उसके बाद यही जाइगोट जाके उस एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा, यानी उसकी जो है मिटोसिस शुरू होगी, उसके बाद मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला और न्यूरुला बनेंगे, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीजें आज हमने पढ़ लिया। अब यहां पे देखना यह है कि कुछ चीजें आपको याद रखना है कि 20 मिनट सीमेन जब इजाकुलेट हुआ उसके 20 मिनट के बाद स्पर्म वजाइना के थ्रू, अच्छा वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू और जो है यूट्रस को पहुंचता है और फैलोपियन ट्यूब को पहुंचता है। ये पूरे जो है पाथ को कवर करने के लिए ये पूरा 5 से 6 घंटा लेता है। तो 20 मिनट और 5 से 6 घंटा ये, और उसके बाद जब वहां पहुंच जाता है तो सामने ओवा होता है, लेकिन ये फर्टिलाइज नहीं करता है, ये फर्दर अपना डेवलपमेंट शुरू करता है, यानी अपना मेचुरेशन फर्दर शुरू करता है। फिर उसमें 4 जो है घंटा लेता है, यानी 5
5, अगर ये मिनिमम माने 5 4 9, 9 घंटा 20 मिनट, ये हो गया 9 घंटा 20 मिनट। उसके बाद ये पूरा जब लग जाता है और इसका कितना है 24 घंटे तक के फर्टिलाइजेशन होता है, यानी 9 घंटे 20 मिनट में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी ड्यूरिंग मतलब आफ्टर सेक्स के बाद जो है 9 घंटा 20 मिनट में, यार 9.5 घंटा या 10 घंटा मान लें तो इतने में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर इतने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लेते हैं 24 घंटे के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे आपस में नहीं मिल पाया, स्पर्म ओवा एक साथ आपस में 24 घंटे के अंदर नहीं मिल पाए, तो फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। ये तो हो गया आज का पूरा सेक्शन। तो अब हम लोग ये पूरी चीजें पढ़ लिए, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरह से हमारा सिलेबस आज कंप्लीट हुआ। आज का जो है ये फर्टिलाइजेशन आज हम लोग पढ़ लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें।